कोई सवाल पूछना हो किसी ने पिछले लेक्चर में से? जी 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 जी। तो हमें फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का तो कॉन्सेप्ट है कि हमें क्या बता रहे हो, तो nth ऑर्डर के डेरिवेटिव हमें क्या बता रहे हो जिससे हमें नॉन लोकैलिटी की समझ आती है? एक्चुअली नॉन लोकैलिटी से मतलब ये है कि वो हर कैलकुलेशन के अंदर जब आप अगले पॉइंट पे जाते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव क्या बताता है आपको? डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट व्हेन डिफरेंस बिकम्स वेरी स्मॉल, तो चेंज कितनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये चेंज आगे बढ़ती जा रही है आपकी, पहले फर्स्ट ऑर्डर में थी, फिर सेकंड ऑर्डर में, फिर थर्ड ऑर्डर में, फिर फोर्थ ऑर्डर में, फिर फिफ्थ ऑर्डर में। आप जितनी हाई टर्म्स कैलकुलेट करते जाएंगे आप एक्यूरेसी की तरफ पहुंचते जाएंगे। इसका मतलब है आप तो शुरू में मान चुके थे कि जब दो पॉइंट एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो थिंग्स बिकम लोकल, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। अगली टर्म भी तो आ रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, उससे अगली भी कर रही है, तो देन इट बिकम्स सी नॉन लोकल, आसान ज़बान में समझने के लिए। बिल्कुल। मेरा लोकैलिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें ना जैसे एक सिंगल पार्टिकल है तो उसकी नेबरिंग पार्टिकल नहीं पार्टिकल, यहाँ लोकैलिटी से मुराद वो लोकैलिटी नहीं है, यहाँ लोकल इन स्पेस टाइम की बात होगी। मैं हम आगे जाके बहुत सारी बहुत डिटेल से इस चीज़ को देखेंगे कि जो फील्ड थेरीज़ हैं जो कि आगे जाके बनेगी चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे लोकल हैं स्पेस टाइम के अंदर सारी। तो हम इस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे, सब बड़ी डिटेल से इसके ऊपर देखेंगे। और कोई सवाल किसी का? भाई सवाल आधा इल्म होता है भाई, पूछ लें। आधा इल्म सवाल है। इन जनरल कुछ भी क्वांटम मैकेनिक्स से पूछना हो जो अभी तक किया है, कोई पिछला नॉलेज में अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो जस्ट यू कैन आस्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जस्ट। देन यू कैन, एक चीज़ क्लास में बार बार रिपीट नहीं की जा सकेगी ना, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना, तो हम उससे क्लास के बाद फिर इंडिविजुअली आके डिस्कस, क्योंकि बार बार एक चीज़ रिपीट करने का फ़ायदा कोई नहीं। वन हैज़ टू बी प्रेजेंट में। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस डेरिवेटिव का, तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। और अब कहते हैं वैसे तो मैं कोई से दो पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ स्लोप कैलकुलेट करते हुए, लेकिन अगर वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इसका मतलब है इट बिकम्स अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज़ अ टेंजेंट। ठीक है, एक दफ़ा आपने वो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन टेलर सीरीज़ में ये टर्म तो नहीं थी, इससे अगली भी थी, उससे अगली भी थी, उससे अगली भी थी, तो इसका मतलब है जो आप लोकल बना के चल रहे हैं वो लोकल तो नहीं है, वो तो डिपेंड कर रहा है अगली टेलर सीरीज़ में हाई टर्म्स पे। देयरफॉर इट इज़ अ नॉन लोकल, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, और कोई सवाल भाई? कोई सवाल नहीं? पढ़ा ही नहीं था जाके? पढ़ा तो सवाल भी नहीं है कोई, ये कैसे हो सकते हैं? मैं तो अपना लिखा हुआ पढ़ूँ तो बार बार सवाल आते रहते, ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया। ऑलराइट, चलें गुड। अगर नहीं है तो मैं लिखना शुरू करता हूँ, अगर दरमियान में कोई सवाल हुआ तो बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने जिक्र किया था श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने क्वांटम मैकेनिक्स को हमने पहले क्विकली रिवाइज़ किया था कि स्टेट फंक्शन होता है, फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के लिए ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हर्मिशन होते हैं, हर्मिशन ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यू रियल होती हैं। फिर हमने कहा था कि एक आइगन वैल्यू इक्वेशन भी होती है। आइगन वैल्यू इक्वेशन ये होती है कि स्टेट पे कोई फिजिकल ऑब्जर्वेबल लगता है तो स्टेट नहीं तब्दील होती, तो जो करस्पॉन्डिंग नंबर हमें मिलता है दैट इज़ नोन एज एन आइगन वैल्यू, और वो जो स्टेट होती है उसको कहते हैं कि ये आइगन स्टेट है उसकी। ये लफ्ज़ आइगन है, ठीक है, दिस इज आइगन स्टेट है उसकी ये। फिर हमने ये कहा था कि हमें एक्चुअली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बड़ी वियर्ड सी चीज़ है, आपको पता नहीं होता फाई क्या है जिसको आप खोल रहे हैं। अगर आप इसकी फ़िलोसॉफिकल डिबेट पे चले जाएँ ना तो ये काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। भाई फाई है क्या, वो हमें नहीं पता। वी हैव एक्सपेंडेड इट इन द बेसिस, सब फिजिकल ऑपरेटर्स की जो कि उसकी आइगन बेसिस थी, आइगन फंक्शंस थे, उसकी फॉर्म में हमने उसको लिख लिया था। तो ये हम मान के चले थे आइगन फंक्शन और आइगन बेसिस के लिए। और हमने कहा था कि अब जो जिन बेसिस में हमने खोला है वो सारी ऑर्थोनॉर्मल हैं,
यानी अगर एक जैसी हैं तो आंसर 1 है, दो डिफरेंट को अगर चूज़ करें उनमें से दो हिल्बर्ट, और ये बेसिस हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर्स थे, उनमें हमने कहा था कि अगर लेट्स से फाई 1 कोई एक बेसिस है, फाई 2 कोई दूसरी बेसिस है, तो फाई 1 और फाई 2 का अगर इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 होगा, और फाई 1 का फाई 1 के साथ 1 होगा, तो इसको हमने क्रोनिकल डेल्टा लिखा था। ठीक है, ये चीज़ हम बड़ी डिटेल से लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। फिर मैंने कहा था कि आप अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं तो आपको लगता प्रॉब्लम ये आता है कि ये एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि रिलेटिविटी को हमने देखा था रीकैप करके, तो हमने कहा था कि रिलेटिविटी के अंदर कोई 3 वेक्टर कोई चीज़ नहीं है जो कि ऑर्डिनरी नॉन रिलेटिविस्टिक थेरीज़ में है। यहाँ पर एक चीज़ है जिसे कहते हैं 4 वेक्टर। 4 वेक्टर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है उसके 4 कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट हमने कहा था कि वो टाइम है, और बाकी 3 जो है वो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं। तो इसलिए जिस स्पेस के अंदर ये वेक्टर लाई करता है उसे कहते हैं स्पेस टाइम। सिर्फ स्पेस नहीं, लफ्ज़ लिखा जाता है स्पेस टाइम, 4 डिमेंशनल स्पेस टाइम। तो और स्पेस टाइम लिखने की वजह ये थी कि यू कैन नॉट बेसिकली डिसइंटैंगल द स्पेस एंड टाइम। एक दफ़ा आप मूव एक फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम में मूव करते हैं तो टाइम जो है वो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करना शुरू कर देता है, और जिस डायरेक्शन में मोशन होती है उस डायरेक्शन का स्पेशल कोऑर्डिनेट उस फ्रेम के टाइम पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में नहीं बदलती, वो है 4 डायमेंशनल के वेक्टर की लेंथ। बिल्कुल उस तरह जिस तरह 3 डायमेंशनल के वेक्टर की लेंथ, आप एक वेक्टर को इधर ले के रखें या उसको रोटेट करके किसी इस जगह पे ले आएँ, और उस रोटेशन के बाद नए x प्राइम y प्राइम z प्राइम लिखें, और नए x प्राइम y प्राइम z प्राइम के इंडिविजुअली स्केयर लेके ऐड करें, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल उसी तरह अगर 4 डायमेंशनल का स्क्वायर आप निकालें, t स्क्वायर माइनस x वेक्टर का स्क्वायर, तो ये t प्राइम स्क्वायर माइनस x वेक्टर प्राइम के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब हमने कहा था 4 लेंथ जो होती हैं वो इनवेरिएंट होती हैं रिलेटिविस्टिकली, एंड दिस इज़ नोन एज बेसिकली द लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस। और फिर हमने कहा था माइनस साइन इसमें इसलिए है कि अगर माइनस साइन ना होता तो आप देख सकते हैं कि जो t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो अगर t स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो वो इनवेरिएंट ना होता। ये बहुत डिटेल से आगे जाके हम लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस को बड़ी डिटेल से देखेंगे, बल्कि हम लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस इस कोर्स का एक इंटेग्रल पार्ट होगा। हम जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले उसकी लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस चेक किया करेंगे, और ना सिर्फ लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंस चेक करेंगे बल्कि लॉरेंट्ज़ कोवेरिएंस भी चेक करेंगे कि वो कोवेरिएंस उसकी फॉर्म एक सिस्टम फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ले जाएं तो क्या उसकी फॉर्म बदलती है या नहीं बदलती। ये भी इस कोर्स में हम तकरीबन हर इक्वेशन के साथ ही देखेंगे जितनी भी हम ये इक्वेशंस लिखेंगे। और फिर मैंने कहा था कि हमने ये पढ़ा था कि हैमिल्टोनियन जो है वो p स्क्वायर्ड ओवर 2m होता है फ्री पार्टिकल के लिए। याद है ना आपको, याद है हमने कहा था कि जी हैमिल्टोनियन इज़, अब मैं हैट्स नहीं लगाऊंगा, ये था p स्क्वायर्ड ओवर 2m। और आपको याद होगा जब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी थी तो ये लिखी थी एच साई। एक्चुअली अगर आप इसमें देखें तो हमने कहा था कि एक 4 मोमेंटम हम डिफाइन कर लेते हैं p म्यू, और p म्यू हमने किस तरह डिफाइन किया था, p म्यू किया था हमने आयोटा h बार d बाई डी एक्स। मेरे ख्याल में इसके नीचे म्यू लिखता था, तभी तो वो चीज़ ठीक डेफिनेशन बनती थी। ठीक है, और p म्यू का मतलब क्या है, p म्यू का मतलब है कि इसमें 4 कंपोनेंट हैं, एक है e बाई सी और बाकी 3 जो हैं वो मोमेंटम वेक्टर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से P0 लिखूँ तो P0 वही बनेगा जो एनर्जी है का ऑपरेटर है। तो इसका मतलब आई कैन राइट P0 इज जस्ट लाइक द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर in a naively language, and I can say that iota h bar d by dt है। और मैंने कहा था कि जो p वेक्टर है वो क्या बन जाता है फिर आयोटा h बार, और ये बन जाता है d बाय, अच्छा इसको लिख लेते हैं p i, आयोटा h बार d बाई डी एक्स i। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि x म्यू जो है वो है x0 एंड x वेक्टर।
और एक्स म्यू जो है, जो कोवेरिएंट है वो उसमें ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर ही होता है, इसलिए मैं इसको यहीं लिख देता हूं, लेकिन इस तरह रिलेटेड है। यानी अगर इसका आई ऊपर है तो नीचे वाले का जो आई इंडेक्स है नेगेटिव है। इसका मतलब है ये बन गया था माइनस आयोटा एच बार। चले सॉरी, सो आई कैन राइट पी वेक्टर एज, देन आई कैन राइट डेल वेक्टर। ठीक है जी, एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप? ये हम लिख चुके थे लास्ट लेक्चर में। उसके अलावा हमने क्या किया था, हमने कहा था अगर इस नोटेशन को फॉलो करें हम, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती थी रिलेटिविस्टिक एनर्जी की, वो आ जाती थी ई स्क्वेर्ड इज इक्वल टू पी स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड प्लस एम स्क्वेर्ड C4। यानी अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे होता तो उसके पास एक रेस्ट मास एनर्जी होती जो कि mc स्क्वेर्ड के बराबर थी। ठीक है ना? और यहां से हमने ये कहा था कि लेट्स राइट देन हैमिल्टोनियन एज स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस एच बार स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड डेल स्क्वेर्ड, क्योंकि पी स्क्वेर्ड की जगह मैं ये रख सकता हूं, प्लस एम स्क्वेर्ड C4। तो हमने कहा था कि लेट्स राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन विद दिस हैमिल्टोनियन। तो वो क्या बनी थी, आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू, एच की जगह मैं क्या रखूंगा, माइनस एच बार स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड डेल स्क्वेर्ड प्लस एम स्क्वेर्ड C4 टाइम्स आई। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर आप इसमें से एम सी स्क्वेर्ड को कॉमन ले लें, एम स्क्वेर्ड C4 को, तो बाहर क्या निकल आएगा, एम सी स्क्वेर्ड, और अंदर क्या बन जाएगा, जी सॉरी, 1 माइनस, बिल्कुल ठीक है, एच बार स्क्वेर्ड ओवर एम स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड डेल स्क्वेर्ड टू द पावर 1/2 SI। मैंने कहा था स्क्वायर रूट को पढ़ना इतना आसान नहीं है। अगर तो पार्टिकल रेस्ट पे होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे पता है पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है जो कि रेस्ट मास एनर्जी है जो कि mc स्क्वेर्ड है। लेकिन एक दफ़ा पार्टिकल की मोशन शुरू हो जाए तो ये टर्म नॉन ज़ीरो हो जाती है। जो ही ये टर्म नॉन ज़ीरो हो जाए, इस इक्वेशन को पढ़ना अब इतना आसान नहीं है, बिकॉज द डेरिवेटिव लाइज इनसाइड द स्क्वायर रूट, अंडर रूट, बिल्कुल। और इस वजह से क्या है, मुझे अगर मैं इसको 1 से बहुत छोटा मान लूँ, जो कि है छोटा, क्योंकि h बार mc स्क्वेर्ड से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब है मैं इसको खोल सकता हूँ और इन एनी केस मुझे कई ऑर्डर की टर्म्स तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना? जितने ऑर्डर की मैं टर्म्स तक जाता जाऊँगा, माई सोल्यूशन बिकम्स मोर एंड मोर एक्यूरेट। ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगली टर्म पिछली पे डिपेंड करती है, उससे अगली उससे पिछली पे डिपेंड करती है, उससे अगली की एक्यूरेसी उससे पिछली पे डिपेंड करती है, देन इट बिकम्स द थ्योरी बिकम्स द नॉन लोकल। अगर आप इसको मजीद बेहतर तरीके से समझना चाहें तो आगे डेल 4 आएगा, इसमें से डेल स्क्वेर्ड कॉमन लीजिएगा, आगे देखिएगा फिर वही अगली टर्म बन जाएगी। तो अगर आप चाहें इसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा मजीद अपने आप को, अगर आप अपने आप को कन्विंस करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 + 1/2। मैं क्यों बार बार ये चले लिख लेते हैं, एच बार स्क्वेर्ड ओवर एम स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड डेल। अच्छा, डेल एक ऑपरेटर है, ये बात आप याद रखिएगा, इसको कोई ना कोई फंक्शन चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए, या माइनस आएगा, सॉरी। अगली टर्म क्या होगी, 1/2 into 1/2 - 1 which is equal to -1/2, so this becomes -1/8 h bar squared over m squared c squared इसका स्क्वेर्ड डेल टू द पावर 4 प्लस या माइनस अप टू so on और psi। अच्छा, अब आप देखें, अगर इसमें से अगर आप इसमें से h बार स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर कॉमन लें तो फिर एक चीज बन जाती है 1 - 1/4। क्या ख्याल है? इसका मतलब अगले में फिर देखा जाए तो एक टर्म आ रही है ना, तो देन दिस इज नोन एज ए नॉन लोकैलिटी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसको? एक तरीका तो ये है
कि मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लूँ। स्क्वायर लेना थोड़ा सा एक मिसनॉमेटिक लगता है, लेकिन मैं फिज़िक्स के दो कॉन्सेप्ट अब क्वांटम मैकेनिक्स के इस्तेमाल करूँगा, और वो दो कॉन्सेप्ट्स क्वांटम मैकेनिक्स के बार बार हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से ही लिए हुए हैं हमने। उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि अगर दो ऑपरेटर आपस में कम्यूट करें तो उनमें एक ख़ास बात ये होती है कि उनके सेम आइगन फंक्शंस होते हैं, या अगर वो किसी के सेम आइगन फंक्शंस हैं तो वो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करेंगे। सो दिस इज़ अ नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि लेट्स से कोई से दो ऑपरेटर हैं ए और बी, और वो आपस में कम्यूट करते हैं। मैंने आपसे कहा था क्वांटम मैकेनिक्स से टोपियां लगाने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि ये ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको खोल के लिखते हैं तो इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है ना ये बात? अच्छा चलें, अगर मैं इसको, अब आप ये देखें, अगर ये आपस में कम्यूट करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि साई इन दोनों का आइगन फंक्शन है, कि ए साई बी साई के बराबर होगा। क्यों? दोनों का आइगन फंक्शन है, आइगन वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन फंक्शन तो सेम है ना दोनों का। अगर मैं दोबारा इस पे ए लगा दूं तो देखें क्या होगा। ए एक्टेड अपॉन ए साई, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए एक्टेड अपॉन बी साई। कोई बात नहीं, अप टू द नंबर तो बराबर ही है ना, अप टू द नंबर तो बराबर है ना, अप टू द नंबर मैंने कहा ना ये इक्वल है ना। चलो ये लो, अप टू द नंबर तो इक्वल है ना, ए साई बी साई के बराबर एग्जैक्टली नहीं है। यही मैंने कहा आइगन वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती हैं उनकी, लेकिन क्या है, अब फंक्शन सेम है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अभी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ही हल हो जाएगा, देखिएगा आप। ये क्या आंसर आएगा यहां पर? अच्छा चले, मैं आपकी तसल्ली के लिए ये लिख देता हूं। ये किसके बराबर है? ये है ए स्क्वेर्ड साई के, और ये किसके बराबर है? बी ए साई। पर बी ए साई किसके बराबर था? तकरीबन बी साई के बराबर था ना। देन आई कैन राइट इट एज बी स्क्वेर्ड साई। इसका मतलब है, अगर अब आप लगा के देख लें, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा, दोनों की आइगन वैल्यूज नंबर ही बनेगी, ए बी ए दोनों बराबर बन जाएंगे। देखिएगा आप यहां से ना, कि अगर मैं ये कहता कि ए साई जो है वो ए साई है और बी साई जो है वो बी साई है, तो ए बी साई जो है वो बी ए साई के एग्जैक्टली बराबर हो जाता। कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे लिखने में इस तरह, क्योंकि नंबर्स बराबर थे उन दोनों के। तो ठीक है, ये मानने की बात है कि जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूं वो ये था कि अगर मैं इस पे एक दफ़ा ऑपरेटर लगाऊं और अगर वो दोनों ऑपरेटर कम्यूट करें तो एक तरफ अगर स्क्वायर बनेगा तो दूसरी तरफ दूसरे ऑपरेटर का स्क्वायर बन जाएगा। यही बात है ना, यही काम मैं यहां करता हूं। जरा देखिएगा, मैं इसके ऊपर दोबारा आयोटा एच बार डी बाई डी टी लगाता हूं। इस इक्वेशन के ऊपर मैं दोबारा जरा देखें ये लगाऊं, अगर आयोटा एच बार, मैं पूरा स्टेप लिख देता हूं, डी बाई डी टी किस पे? आयोटा एच बार डी साई बाई डी, डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू, या चलें, इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेर्ड डेल स्क्वेर्ड सी स्क्वायर। लिखना भूल गया हूँ। अच्छा, हम पार्टिकल फिजिक्स वालों की ना आदत है, एच बार सी को 1 करते हैं तो हमेशा भूल जाता हूँ लिखना, प्लस एम स्क्वेर्ड सी 4 टू द 1/2 साइन। लग गया ना इस इक्वेशन के दोनों तरफ ये ऑपरेटर, दोनों तरफ लग गया ना, मैंने बाहर रखा है ना इसको ब्रैकेट के। जब इस पे लगेगा तो क्या जवाब देगा, कौन बताएगा? क्या जवाब देगा जब इस पे लगेगा? आयोटा स्क्वेयर -1 हो गया, एच बार स्क्वेयर हो गया, सो दिस बिकम्स माइनस एच बार स्क्वेयर डी टू साई ओवर डी टी स्क्वेयर। हाँ, एक चीज तो मैं पूछनी आपसे भूल गया,
यहां जो मैं साई लिखता हूं ना, इसका मतलब है साई ये फंक्शन है टी का भी और एक्स का भी, क्योंकि इसका एक टाइम डेरिवेटिव और 3 स्पेस डेरिवेटिव। तो साई मेरी शॉर्ट हैंड नोटेशन है। मैंने कहा पता चले आपने साई को माने ही कुछ नहीं है। आप में से कोई इसके बारे में मुझे बता सकते हैं इसका जवाब क्या आएगा? कौन बताएगा? शाबाश। चले मैं लिखता हूं, एक दफा और लिख देता हूं। आयोटा एच बार डी बाई डी टी ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस एच बार स्क्वेयर्ड सी स्क्वेयर्ड एल स्क्वेयर्ड प्लस एम स्क्वेयर्ड C4। ये एक ऑपरेटर है या दूसरा ऑपरेटर है, लेकिन आपस में कम्यूट करते हैं, यही बात नहीं बन गई? ए की जगह आयोटा एच बार डी बाई डी टी है, बी की जगह ये सारा है। क्यों? स्पेस वाली चीज, इसमें कोई टाइम नहीं है ना, इसमें कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब है दोनों को मैं आगे पीछे कर सकता हूं। अगर मैं दोनों को आगे पीछे करूंगा तो क्या जवाब आएगा? देखिए, अगर मैथमेटिक्स आप कंसिस्टेंटली करते जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिएगा आप, मसले आएंगे वो बाद की बात है, लेकिन खैर। तो दिस बिकम्स माइनस एच बार स्क्वेयर्ड डी टू साई ओवर डी टी स्क्वेयर्ड। तो ये क्या बन गया? इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेयर्ड सी स्क्वेयर्ड डेल स्क्वेयर्ड प्लस एम स्क्वेयर्ड C4, इस सारे का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा एच बार, है ना। पर आयोटा एच बार डी साई बाई डी टी तो इसके बराबर है, तो क्या लिख दूंगा इसकी जगह फिर मैं? सो दिस बिकम्स माइनस एच बार स्क्वेयर्ड सी स्क्वेयर्ड डेल स्क्वेयर्ड प्लस एम स्क्वेयर्ड C4। स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि फिर इसकी जगह ये लिख दिया ना, ये और ये बिल्कुल एक ही जैसे हैं, इंटू साई। वेरी गुड, आई थिंक इट्स परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। एच बार स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ ताकि दोनों तरफ से एच बार का मसला तो लो, और सी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। इस तरह करता हूँ ना, एच बार स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आंसर आ गया? माइनस 1 ओवर सी स्क्वेयर्ड डी टू बाई डी टी स्क्वेयर्ड, क्योंकि इस चीज़ से डिवाइड किया ना मैंने, तो इसके पास एच बार स्क्वायर तो है, सी स्क्वेयर्ड नहीं है। सो दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वेयर्ड प्लस एम सी ओवर एच बार, इसका स्क्वायर और साई, सॉरी साई लिखना भूल गया। हो ये क्या लिखा हुआ है ना? ये तो बड़ी अच्छी सी इक्वेशन बन गई ना। ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, इसको उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले जाएं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह के, सो दिस इज इक्वल टू D2 ओवर डी सी स्क्वेयर्ड टी स्क्वेयर्ड। ठीक है, मैं ना भी लिखूं, जस्ट आपको बताने के लिए लिख रहा हूं कि सी कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, प्लस डेल स्क्वेयर्ड प्लस एम सी ओवर एच बार का स्क्वेयर्ड। ओ डेल के साथ माइनस है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उधर चला गया। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बन गई। तो लिखा है डी बाई डी एक्स 0, और ये तो लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स आई स्क्वेयर्ड। तो इसको आपने पढ़ा होगा जब आपने अंडर ग्रेजुएट की एडवांस रिलेटिव पढ़ी होगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो आपने पढ़ा होगा बॉक्स प्लस, चलें ये टर्म आपने नहीं पढ़ी होगी, आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आप इसको 0 कर देना तो फोटॉन बन जाता था, वेव इक्वेशन फॉर मैथलेस पार्टिकल। ठीक है ये बात। अच्छा, अब आप इसको जरा थोड़ा सा बॉक्स को देखें क्या है। बॉक्स क्या है? बॉक्स इज डी बाई डी एक्स म्यू और डी बाई डी एक्स, यही लिखा हुआ है ना। क्यों? डी बाई डी एक्स 0, डी बाई डी एक्स 0 बिकम्स
सॉरी d2/dt², 1/c² d2/dt²। और i के साथ क्या होगा, ऊपर वाला i और नीचे वाले i के साथ एक नेगेटिव साइन है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, -del²। सब रिलेटिविटी में ठीक है, कोई चीज़ गलत नहीं है, ठीक है ना। तो बस आप अपने लिए ये याद रख लें लिखने के लिए, आप अपने, क्योंकि अभी आपने नया नया कोर्स शुरू किया है, आगे जाके तो आप आदी हो जाएंगे इन चीज़ों के। लेकिन अगर आप बस आप ये याद रख लें कि मैं चलें ना यार d/dx म्यू, और अगर ऊपर होता था तो उसको मैं नीचे लिखता था, और नीचे होता तो मैं उसको ऊपर लिखता था, या आप नोटेशन आपको पता ही है, छोड़े पड़े। आगे मैं बाद में कहीं गलती कर दूँ तो आप मुझे बार बार ठीक करते हैं, इसलिए खैर है। बस ये मुझे पता है ऊपर का आई और नीचे के आई में एक माइनस का फ़र्क है, जबकि 0 में कोई फ़र्क नहीं है, x0 और x0 में। किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो प्लीज़। तो बन गई ना रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, बन गई ना, क्योंकि 2 टाइम के डेरिवेटिव आ रहे हैं, 2 स्पेस के डेरिवेटिव आ रहे हैं। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रॉब्लम था कि उसमें टाइम का 1 डेरिवेटिव है, स्पेस के 2 हैं, वो मसला तो हल हो गया। लेकिन एक मसला है, वो ज़रा देखें कि क्या है। वो मसला है कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमें ये चीज़ ट्रबल कर रही थी, हमने ये ट्रबल रिमूव की। कैसे रिमूव की? ऐसे लगा जैसे हमने h² बनाया है ना, ऐसे लगा ना जैसे हमने h² बनाया, और वही हम मान के चले थे कि अगर h² बन जाता तो वो बनता p² c² -m² c4। लेकिन हमने जो एक चीज हमसे अब गलती हुई है, अब इसका अगर स्क्वायर रूट लें, हम थोड़ी देर के लिए मान जाते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं इस इक्वेशन का। मसला है कि अब मैं स्क्वायर रूट अगर लूंगा तो प्लस माइनस साइन आएगा, है ना, क्योंकि अगर मेरे पास h² ये बन गया है, अब मैंने तो ये मान के चला था ना कि h² ये है -h² c² del² प्लस m² c4। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो इसमें एक टर्म ये आ जाती है प्लस माइनस, चले -h² c² del² प्लस m² c4। पर मैंने तो माइनस साइन वाली टर्म ली ही नहीं थी ना, क्योंकि मेरे पास जो हैमिल्टोनियन में माइनस साइन था ही नहीं ना, वो तो पॉजिटिव साइन के साथ थी। इसका मतलब है वो ट्रबल जो आपको नॉन लोकल होने में थी वो आपने स्क्वायर लेके ख़त्म कर ली है, पर एक ट्रबल ये रह गई है। सो द ट्रबल इज नाउ h इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, खैर है, लेकिन इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, हमें कोई इसकी कोई परेशानी नहीं है। अब आपको ना इसका एक डेली लाइफ में एक एक्सपीरियंस होगा। मैं कहता हूँ छोड़ो यार, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी, जब है ही नहीं है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक में तो कोई नहीं था ना h इज इक्वल टू माइनस समथिंग, छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर है, इसी को लेके चलते रहते हैं, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली इतनी खूबसूरत इक्वेशन मिल गई है ना, जो इनवेरिएंट है। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में चले जाए ना तो बॉक्स इनवेरिएंट है। क्यों इनवेरिएंट है? क्योंकि ये एक स्केलर है। जब जब कोई चीज़ स्केलर होगी तो स्केलर की डेफिनेशन ही यही है कि अगर आप उसे एक फ्रेम से किसी दूसरे फ्रेम में ले जाएं तो वह तब्दील नहीं होता। तो ठीक है, अभी तो इसी को एंजॉय करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचने की, है ना? क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं ना, हमने एक कीमत पे की इस खूबसूरत इक्वेशन की, और वो कीमत ये पे की कि ये माइनस साइन वाली चीज़ आ गई है। लेकिन खैर छुपा लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हैं? हाँ, सही कह रहे हो। अभी वो तकलीफ यहाँ भी छुपी हुई है, लग नहीं रहा ना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं। आप कह रहे हैं मैं एक सॉल्यूशन को बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ, इसका मतलब आपकी जो फिज़िक्स है वो आधी है, वो एक डोमेन में तो एग्जिस्ट कर रही है, किसी दूसरे डोमेन में नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी कॉस्ट आप देखें, अभी आपको नज़र आएगी। क्यों नज़र आएगी, ज़रा वो देखिएगा यहाँ तक। लेकिन अगर कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ पूछ लें। मैं क्यों कह रहा था कि इसका डेली लाइफ में आपको पता चलेगा,
बाज़ औक़ात कोई चीज़ आप एक सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, कहते हैं फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, वो कुछ अरसे बाद मॉन्स्टर की तरह एक नई जगह पे आके खड़ा हो जाता है आपसे, वहाँ पर भी आप उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं कोई, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके सामने बार बार आके खड़ा हो रहा होता है, ये बार बार आपको तंग करेगी ये चीज़, देखिएगा ज़रा। अभी तो आप इसे कह रहे हैं ना कि छोड़ देते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक प्लीज़? कोई सवाल नहीं? ओके। मेरा पढ़ाने के एक्सपीरियंस के साथ सवाल लेने का एक्सपीरियंस जो है ना वो एक्सपोनेंशियली ड्रॉप कर रहे हैं। पिछले चंद सालों से जब भी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रहे होते हैं। चलें कोई बात नहीं है, उम्मीद आप पूछना शुरू कर देंगे, नहीं तो मैं पेपर जब लूँगा तो आपको। अच्छा एक बात है, मैं पेपर में भी फिर जब मैं क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना, फिर आप कहते हैं सर मेरा एक सवाल है, मैं कहता हूँ कोई सवाल नहीं, कीजिए बैठ के, शाबाश, कोई सवाल नहीं। जब क्लास में नहीं पूछा तो अब आपका क्या सवाल है? तो पेपर में मेरे जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है बेशक उनसे पूछ लें, मैं कहता हूँ जो समझ आ रही है कर दें, क्योंकि यहाँ भी तो जो समझ आ रही है उस ठीक है बैठे हैं, आप कौन सा सवाल पूछ लें। पीछे फ़िलॉसफी ये है जो मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए अगर आप यहाँ नहीं पूछेंगे तो पेपर में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, जो समझ आ रही है कर लें। अच्छा चलें कोई बात नहीं, पेपर आएगा तो देखी जाएगी। थोड़ा सा ना क्वांटम मैकेनिक्स में एक और चीज़ रिवाइज करते हैं और मैं वो बताऊंगा कि वो प्रॉब्लम यहाँ क्यों लाई करती है। आपको याद है क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये कहा था कि अगर सिस्टम क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो सिस्टम की एनर्जी जो है यानी उसकी एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन हो तो मेजरमेंट नहीं होती, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन चले मान लेते हैं जो कुछ भी है उस सिस्टम के अंदर की ही चीज़ है। तो हमने ये कहा कि एक सिस्टम है जिसकी एनर्जी हमें पता है कि वो कंजर्व है, इसका मतलब है कोई ऐसा फंक्शन है जो एनर्जी का आइगन फंक्शन है विद दैट एनर्जी। तो हमने कहा था कि श्रोडिंगर इक्वेशन की एक स्पेशल फॉर्म है जिसे कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, और वही है कि एच साई इज इक्वल टू ई साई है। और आपने मुझे कहा था कि अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है तो इस इक्वेशन का कंसीक्वेंस एक ये भी है कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं श्रोडिंगर की डी साई बाई डी टी इज इक्वल टू एच साई, लेकिन ये मुझे पता है कि एच साई तो ई साई के बराबर है, इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू ई साई। तो यहां से आपको क्या पता चलती थी कि आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है। सो दिस इंप्लाइज यू कैन राइट साई इज इक्वल टू साई एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा ई ओवर एच बार साई एट जीरो। अगर ये आपका जीरो टाइम पे होता ओ इंटू टी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास, ये इक्वेशन आ जाती है ना आपके पास। यानी अगर आप किसी भी वक्त पे आइगन फंक्शन प्रिपेयर कर लें और सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड हो, तो इसका मतलब है जो आपने आइगन फंक्शन किसी एक टाइम पे प्रिपेयर किया है वो हमेशा उसका आइगन फंक्शन रहेगा। ऐसी स्टेट्स को कहते हैं कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं, इनमें प्रोबेबिलिटीज नहीं बदलती। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट फंक्शन। टाइम एवोल्यूशन से मेरी क्या मुराद है? अगर आप साई स्टार टी और साई टी कैलकुलेट करें तो ये बराबर है साई स्टार जीरो और साई जीरो के। इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, मैं अगर ये कैलकुलेट करता साई ऑफ टी का मॉड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साई ऑफ जीरो का मॉड स्क्वायर। आइगन वैल्यूज बदल रही हैं वक्त के साथ, उनके साथ एक फेज मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं फेज है ये। ई टू द पावर आयोटा इज अ फेज, लेकिन उसकी लेंथ नहीं बदलता वेक्टर की, वक्त के साथ उसकी लेंथ वही रहती है। ऐसी स्टेट्स को आप क्वांटम मैकेनिक्स में कहते थे कि ये स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इसका मतलब है यहां एनर्जी पॉजिटिव है ना, क्योंकि देखें ना ई एच साई इज ई साई इज पॉजिटिव।
इसका मतलब अगर मैं कभी भी पॉजिटिव एनर्जी के सॉल्यूशंस लिखूंगा तो वो हमेशा ये होंगे, द पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस आर काइंड ऑफ e टू द पावर माइनस आयोटा ई टी। नेगेटिव एनर्जी के सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनके लिए यहां पर प्लस आ जाएगा। मैं अभी आता हूं इस चीज पर, ठहर जाइए जरा। ये क्लियर है सबको? स्टेशनरी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्या है? क्यों भाई? स्टेशनरी स्टेट में टाइम डिपेंडेंट होता है। क्या करता है? रोटेशन फेज है सिर्फ उसके साथ, रोटेशन ये नहीं होती ना। रोटेशन तो हमेशा किसी एक डायमेंशन के अराउंड होती है। ये उसके साथ एक फेज है जो टाइम के साथ, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ई टू द पावर माइनस आयोटा ई ओवर टी एच बार। ई स्केलर है, एच बार स्केलर है, टी जो है वो एक टाइम है जो वक्त के साथ चेंज हो रहा है। रोटेशन आप देखेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी आगे जाके। लेकिन ये वो फिजिकल रोटेशन वाली चीज़ नहीं है। ना ना ना, ना। ये जस्ट एक फेज है, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ। हम रोटेशन को अटैच करेंगे इसके साथ, फिक्र ना कीजिए आगे जाके जब लॉरेंस रोटेशन की बात करूँगा मैं, तो उसमें एक मैट्रिक्स आएगा रोटेशन का। रोटेशन जो है हमेशा एक कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, आर आई जी होंगे। आप किसी प्लेन में जब किसी चीज़ को रोटेट करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट्स चेंज होंगे, एक नहीं होगा। तो देखिएगा हम आर आई जे लिखेंगे, रोटेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन टाइम के लिए जस्ट यू कैन कंसिडर इट एज अ फेज। ठीक है, ठीक है भाई, आएंगे रोटेशन पे, फिक्र ना करें, डोंट वरी। लॉरेंस रोटेशन दोनों चीज़ें होंगी ना, बूस्ट भी होगा, रोटेशन भी होगी, फिक्र ना कीजिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे जहन में ऐसी क्या मुझे ट्रबल है कि मैंने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ माइनस ई टी आता है और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ प्लस आयोटा ई टी आता है। चलें वापस आते हैं अपनी क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन पे, ये जो लिखी थी मैंने। इक्वेशन क्या थी? बॉक्स प्लस एम सी ओवर एच बार होल का स्क्वेर्ड। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों आदत है, मैं हमेशा बॉक्स स्क्वायर लिखता हूँ ऐसे ताकि देखने में खूबसूरत लगे, सारे के ऊपर स्क्वायर हो। इसको कहते हैं डीलम्बर्शन। मैं पहले डीलम्बर्शन की स्टोरी सुनाता होता था, अब नहीं सुनाता, क्लास के एंड पर सुना दूंगा, शायद अब याद भी नहीं है, जितनी अधूरी सी याद है वो बता दूंगा। अच्छा, अगर इस इक्वेशन का आप कंजुगेट लें तो क्या होगा, कौन बताएगा? इस इक्वेशन का अगर मैं कंजुगेट लूं तो क्या हो जाएगा? बॉक्स प्लस एम सी ओवर एच बार स्क्वेयर, इसका कंजुगेट मसला है बॉक्स तो रियल है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स म्यू, डी बाई डी एक्स म्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सारे रियल थे। ठीक है, साइन ऊपर नीचे का फ़र्क था स्पेस का, लेकिन था तो रियल ही ना, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं थी। इसका मतलब है ये उतनी ठीक है इक्वेशन जितनी ये है कि बॉक्स प्लस एम सी ओवर एच बार का स्क्वेर्ड साई स्टार इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक लिखा? कोई गलती तो नहीं की लिखने में? अच्छा, अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ये और ये। इस इक्वेशन को अगर मैं साई स्टार से ज़रब दूं बाएं से, और इसको मैं साई से ज़रब दूं और दोनों का डिफरेंस ले लूं, दोनों को तफरीक कर दूं, तो क्या होगा? कौन बताएगा? पहली इक्वेशन पहले लिखता हूं, साई स्टार बॉक्स प्लस एम सी ओवर एच बार का स्क्वेर्ड साई माइनस साई बॉक्स प्लस एम सी ओवर एच बार का स्क्वेर्ड। ऐसा करने का एक बड़ा एडवांटेज हुआ है आपको, वो आपको लग नहीं रहा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि साई स्टार साई एक रियल चीज़ है।
साई स्टार एक रियल चीज़ है। जो भी चीज़ आएगी अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी तो रियल बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फ़ायदा हुआ यह है कि मैथ्स टर्म कोई नहीं रही। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किस किस्म के पार्टिकल्स को आप देख रहे हैं। उन पार्टिकल का मैस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उनका मैस चले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब है जो भी चीज़ है उसमें मैस ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये बताती क्या है, थोड़ी देर में ठहरिएगा भी आप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साई स्टार बॉक्स साई माइनस साई बॉक्स, सो नो मैस। अच्छा, मैस नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता किस पार्टिकल के लिए देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द फोटॉन, है ना? कोई फर्क पड़ रहा है इसको? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है यहां पर। मास है ही नहीं ना, तो मास खत्म हो गया ना इस चीज को करने से। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कोई मास नहीं है। मास ही तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी को बताता था। इसका मतलब है पार्टिकल की प्रॉपर्टी से हमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं इन दैट सेंस इसको इनमें लिखने में। अच्छा, बॉक्स को आप देखें ना अगर, तो बॉक्स ये चीज है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डी म्यू डी म्यू। क्यों? आपको याद है कि मैं लिखता था डी म्यू का मतलब मेरा ये है कि डी म्यू इज माई डेफिनेशन इज डी बाई डी एक्स। जब एक्स के नीचे म्यू होता है तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं। ये नोटेशन है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होता है एज अ कंट्रावेरिएंट, और जब नीचे होता है तो ये इसके बराबर होता है। ओके, गुड। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, आप में से कौन एग्री करता है मेरे साथ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू साई स्टार बॉक्स म्यू, सॉरी डी म्यू साई माइनस साई, सॉरी साई, और अब मैं स्टार लगाऊंगा, बेफिक्र करें, सारे स्टार पूरे करूंगा एंड में। आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? क्यों? पहली टर्म क्या आएगी, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड उसी तरह रहेगा फिर, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो ये लिखा हुआ है। इसके साथ भी करूंगा तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड, लेकिन ये और जो पहली उसकी टर्म है वो तो कैंसिल होगी, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये चीज कमाल हो गया। अब इसको इनको जरा खोल के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये मैं लिखा रहने देना चाहता हूं, ये प्रॉब्लम वाली चीज ये मैं नहीं मिटाना चाह रहा, कि जिसको हमने अंडर द रग डाला था ना कि चलो कोई नहीं है, वो भी नजर आएगी हमें फिर एक दफा। अच्छा, आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू D0, या चल हाँ चलें एक दफा लिख लेते हैं, D0 साई स्टार D0 साई माइनस साई D0 साई स्टार प्लस, क्योंकि समेशन है ना, म्यू पे समेशन है ना, क्योंकि रिपीटेड इंडिसेस पे समेशन होती है। मैंने कह दिया था पिछले लेक्चर में कि मैं अब नहीं लिखूंगा, जब भी इंडिसेस रिपीट होंगे तो समेशन होगी, प्लस DI इंटू साई स्टार DI साई प्लस साई माइनस साई DI। ठीक लिखा है मेरा ख्याल है मैंने, है ना? अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू D बाई डी टी ऑफ साई स्टार D बाई डी टी साई माइनस साई
या नहीं लिख सकता? डायरेक्टली बता दें अगर चीज जीरो होती है स्पेस और टाइम लगाता है तो यार डायरेक्टली बता दो स्पेस और टाइम लगाता है तो चीज जीरो होती है। मैं समझा नहीं आप क्या तो क्या अंदर वाली चीज जीरो होनी चाहिए हमें प्रूव करना। हाँ ना मैंने ये नहीं प्रूफ करना, मैं कुछ और प्रूफ करना चाह रहा हूँ। हाँ वो तो ज़ीरो प्रूफ कर चुका हूँ ना, वो अगर 4 के लिए प्रूफ हो रहा है तो 3 के लिए भी हो जाएगा। कुछ और प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे पता है ऊपर वाला आई और नीचे वाले आई के साथ एक नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है इसकी जगह लिख सकता हूँ माइनस डेल वेक्टर डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई। आप शायद समझ आ गए हो कि आप प्रूफ करना चाह रहे हैं, कि समझ आ गया कि क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ या नहीं हैं? क्या चीज़? एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ एक कांस्टेंट से इसको एक कांस्टेंट से ज़रब देते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है? मैं लिखता हूँ इसको ऐसे करके कि दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी। देखें कांस्टेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच बार एम सी स्क्वेयर ये फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं हमारे लिए। अब मैं पार्टिकल का मैथ डालूंगा यहाँ पर, ना भी डालता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वापस अब डालता हूँ क्योंकि पार्टिकल मैथ से पार्टिकल के लिए लिख रहा था मैं, तो मैं लिखता हूँ आयोटा एच बार ओवर एम सी स्क्वेड ओवर 2 MC स्क्वेड साई स्टार डी बाई डी टी साई माइनस साई डी बाई डी टी साई स्टार। ठीक लिखा भाई, कोई गलती तो नहीं की ना? मैंने जस्ट इस चीज से मल्टीप्लाई किया ना, दोनों तरफ करूंगा माइनस डेल डॉट आयोटा एच बार ओवर 2 MC स्क्वेड साई स्टार डेल साई माइनस साई। अच्छा ये 2 MC स्क्वेड क्यों लिखते हैं? सम हो एक पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का डिफरेंस है। अगर एनर्जी प्लस MC स्क्वेड होती माइनस MC स्क्वेड होती तो उनका डिफरेंस 2 MC स्क्वेड होता है। इट इज़ प्योरली कन्वेंशन है। क्यों? क्योंकि ताकि अगर कोई डबल टर्म यहाँ से आएगी तो वो डबल टर्म से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा अब अगर आप इसको थोड़ा सा अपनी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कोर्स की तरह देखें, अभी आपको नहीं लग रहा, लेकिन लिखी हुई वैसी कोई चीज़ है, लिखी वैसी ही कोई चीज़ है। अगर आप देखें तो इसको मैं रो कह सकता हूं। अच्छा पहली तो बात है, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अगर इस आयोटा को मैं नीचे ले आऊं तो ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू डी रो बाय डी टी प्लस del dot j is equal to 0 where rho is iota h bar over 2 MC squared psi star d psi by dt minus psi d psi star by dt। और j क्या है? ये माइनस साइन में अंदर ले गया हूं ना, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं J इज इक्वल टू H बार ओवर 2 आयोटा MC स्क्वेड साई स्टार कमाल हो गए। कौन सी इक्वेशन है ये? दिस इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन। एग्जैक्टली, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा क्या बताती है आपको? कंजर्वेशन बताती है। ये बता रही है आपको कि अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह सोच के पढ़ें कि अगर ये रो चार्ज डेंसिटी होती तो इसका मतलब है जितना चार्ज वक्त के साथ बदल रहा है
अच्छा चलें, चार्ज डेंसिटी है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता सारे वॉल्यूम पे, तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितना चार्ज वक्त के साथ बदल रहा है वो बराबर है उतना के ही जितना उस सरफेस से बाहर फ्लो कर चुका है। क्योंकि इसको दूसरी तरफ ले जाऊं तो एरिया करंट बन जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि रो जो है, अगर इसको मैं डी क्यूब एक्स पे इंटीग्रेट करूं तो जितना चार्ज वक्त के साथ किसी जगह पे कम हो रहा है उतना ही किसी जगह से फ्लो कर रहा है आउटवर्ड। बिल्कुल उस तरह जिस तरह अगर आप एक नल खोलते हैं तो टैंकी से जितना पानी वक्त के साथ कम हो रहा है उतना ही उस नल से बाहर फ्लो कर रहे हैं। सर ये इनसे जो डिवाइड करके हमने बेड़ा कर दिया प्रोटॉन का, उसका चार्ज भी नहीं होता। हाँ, उसका चार्ज भी नहीं होता ना। तो ये डिवाइड करना इसमें छुपा हुआ है, नहीं छुपा। एग्जैक्टली इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि हम जब फोटॉन पे आएंगे ना तो हम देखेंगे वहाँ साई के जिक्र नहीं करेंगे, हम कुछ और उसको डिफरेंस करेंगे उसके टेंसर के लिखने से, ठीक है ना। वो एग्जैक्टली वो इनवेरियंस को बताएगा कहीं ना कहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्पेस टाइम के अंदर, तो हम उस पर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बात सही है कि चूँकि हमने कहा कि हमने शुरू में जब लिखा तो मैं लगा मैथ्स नहीं आ रहा, हमारी मजबूरी ये थी कि हम इसको हमने जब कहा कि चूँकि हम इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं मिटा नहीं रहा, इसलिए नहीं मिटा रहा था, इसलिए उसको लिखा रहने दिया था मैंने अभी तक। चलें, वेरी गुड, हर चीज़ बड़ी अच्छी होगी ना। इसको पुट करें ज़रा, रो क्या है? रो क्या चीज़ आपकी बनती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यही आप कह रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना आपकी, सिर्फ उसकी डेफिनेशन बदल गई है। ज़रा ये रख के देखें क्या आता है आंसर इसका, ये वाला साई की जगह ज़रा ये रखें। सो फॉर साई ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच बार साई ऑफ 0, यानी इसके लिए क्या था? फॉर ई ग्रेटर देन 0 के लिए थी ना ये इक्वेशन। मैंने ये कहा था ना आपको कि ये ई ग्रेटर देन 0 के लिए। सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। कौन करेगा इसको सॉल्व? तो रो बिकम्स आयोटा एच बार ओवर 2mc स्क्वेर्ड। तो पहली दफ़ा क्या उतरेगा यहाँ से? माइनस आयोटा ई ओवर एच बार साई स्टार। साई डजेंट मैटर टाइम हो या ना हो। क्यों? जब स्टार लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, प्लस आयोटा आ जाएगा। तो साई स्टार और डेरिवेटिव लेने के बाद साई में आयोटा और माइनस आयोटा वाली टर्म आपस में ऐड अप होके ई टू द पावर 0 देगी जो 1 है, प्लस नहीं माइनस। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन ये है। जब स्टार लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सो दिस बिकम्स आयोटा ई ओवर एच बार साई। ओ सॉरी, रो इक्वल टू 0 नहीं है, मैंने वैसे इक्वल टू 0 लिख दिया उठा के, 0 नहीं है। तो किसके बराबर आ गया इसको? ये वाला। सो दिस बिकम्स आयोटा स्क्वेयर्ड इज -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया, एच बार तो कैंसिल हो जाएगा ना, एच बार तो कैंसिल हो गया ना। तो आंसर आ गया ई ओवर, ये दोनों एक ही जैसी हैं ये। सो 2e ओवर 2mc स्क्वेर्ड साई का मॉड स्क्वेर्ड। So this is equal to E over mc squared इसका रो इज ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 है? साई का मॉड स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 है ना। एनर्जी भी मैंने ग्रेटर देन 0 ली थी, इसका मतलब है एनर्जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रो ग्रेटर देन 0 है। पर अगर एनर्जी नेगेटिव हो जाए तो रो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फंस गए ना आके, जो चीज़ आप छुपा रहे थे वो कहीं ना कहीं आके फिर आपके सामने आ गई है। क्यों? क्योंकि टाइम एवोल्यूशन को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ये माइनस आयोटा ई टी है या प्लस आयोटा ई टी है। एक अगर फॉरवर्ड जाएगा टाइम में तो दूसरे का मतलब है टाइम में पीछे की तरफ है। एक अगर मुस्तकबिल में लेके जा रहा है तो क्वांटम मैकेनिक्स में चूंकि यूनिटैरिटी होल्ड करती है तो हम कहते हैं अगर आप हाल से मुस्तकबिल में जा सकते हैं तो मुस्तकबिल से माजी में भी आ सकते हैं या हाल में भी आ सकते हैं, जो भी आप कह लें, यूनिटैरिटी होल्ड करती है उसमें।
इसका मतलब है जो एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है तो रो ग्रेटर देन जीरो है, एनर्जी लेस देन जीरो है तो रो लेस देन जीरो है। इसका मतलब है या तो रो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है या फिर आपने सारा कुछ गलत किया है। अब दो ही बातें हैं। प्रॉब्लम समझ आ गया कि क्या है? क्यों भाई, प्रॉब्लम समझ आ गया कि क्या है या नहीं? क्योंकि ये सोल्यूशन प्लस माइनस आयोटा ई टी के लिए भी ठीक थे। प्लस माइनस आयोटा ई वाला पुट किया तो यहाँ प्लस सी आ गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा ई वाला पुट करेंगे तो माइनस सी आ जाएगा। तो इसका मतलब है रो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं क्यों कह रहा हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव है? क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब है एक इसका पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है, उसके लिए तो प्रोबेबिलिटी ठीक है। एक इसका नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है ये रो नेगेटिव है। तो मैं कह रहा हूं या तो रो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है या फिर जितनी फॉर्मलिज्म आपने की है सब गलत है। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी तक तो इसको एंजॉय करते हैं कि हमने एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बना ली है। सॉल्यूशंस आर ट्रिम्ड, है ना, फ्रॉम ऑन वन साइड नॉट ऑन द अदर साइड। एक कॉस्ट और भी आप पे करते होते थे, अगर आपको लैग्रांजियन अपना याद हो तो। जब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि लैग्रांजियन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जबकि हैमिल्टोनियन के लिए दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं कहता हूँ वही फिलॉसफी अगर मैं यहाँ लाऊं, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ले आऊँ तो मसला हल हो जाएगा ना। तो हम ये सोच के चले थे, मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ अभी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं क्या सोच के चला हूँ, मैं बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिपीट करने के लिए, जितना कुछ मैंने अभी किया मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को कहीं भी नहीं छोड़ा। मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के ही कम्यूटेशन यूज़ किए, उसी में ही ये चीज़ यूज़ की है कि अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं तो इंडिपेंडेंट हैं, कि कॉमन आइगन फंक्शंस हो सकते हैं। उसी को यूज़ किया मैंने और मैंने एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। वो जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बनाई तो मेरे पास ये प्रॉब्लम आया कि उसके दो सॉल्यूशंस थे। मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट है। वो मेरा पहला गोल क्या था, मैं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बनाना चाह रहा था। मुझे लगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक बेजोड़ सी चीज़ है। मैंने साबित कर दिया कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स बेजोड़ हैं, दोनों को मिलाएं तो प्रॉब्लम बनती है। दोनों को, अब क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन नॉन रिलेटिविस्टिक थी और जब आपने उसको रिलेटिविस्टिक बनाया बन गई दो टाइम डेरिवेटिव, स्पेस डेरिवेटिव भी दो हो गए, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन बनी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी एक रह गई थी, वो थी नेगेटिव एनर्जी लीड्स टू नेगेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज, which is not possible. In quantum mechanics, if a state is evolved with a phase, then the probabilities remains the same. This is known as the, in any case, quantum mechanics में conservation hold करती है, single particle system है। Quantum mechanics is a essentially one particle system. Quantum mechanics में थोड़ा सा ना आप इसको, मैं सोचने के अंदाज की बात आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह सोचिए। क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल होता था, वो पार्टिकल चलता आता था, एंड तक पार्टिकल रहता था, वो चाहे घूमे, एंगुलर मोमेंटम हो उसके पास, कुछ भी हो, स्पिन हो, व्हाटसोएवर इट इज, पार्टिकल रिमेन्स द पार्टिकल। इवन जब आपने टनलिंग पढ़ी थी तो आपने कहा था कोई पार्टिकल है जिसका वेव फंक्शन है, वो किसी पोटेंशियल से गुजरता है, अगर उसकी एनर्जी कम भी है तो वह फिर भी उसमें टनल कर जाता है, जो कि प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन वही रहती थी जो शुरू में पार्टिकल के लिए आप सॉल्व कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उसमें पोटेंशियल डालते थे आप। क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविटी में ये प्रॉब्लम हो गया कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली जुड़ गई है। क्यों? क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब है इन दोनों को आप इलादा नहीं कर सकते। जो इलादा करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक बन जाती है, नॉन रिलेटिविस्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है जो पहली चीज़ रिलेटिविटी में आपको प्रॉब्लम कर रही है वो ये है कि पार्टिकल, एक पार्टिकल कोई चीज़ नहीं है, एक पार्टिकल कोई चीज़ नहीं है। अगर एक पार्टिकल होता तो उसकी एनर्जी mc² होती, यहाँ तो 2mc²। इसका मतलब है दो पार्टिकल्स तो हैं कम से कम, है ना? क्या ख्याल है? तो इससे यही पता चलेगा हमें कि भाई एक आप कॉन्सेप्ट लूज कर रहे हैं इसेंशियली वन पार्टिकल वाला, लेकिन ये हम बहुत रिगरसली आगे जाके देखेंगे। तो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की ये जो हमने बेजोड़ सी शादी कराई ना, कि यार इनकी बहुत सारी आदतें मिलती हैं, कम्यूट करते हैं उधर भी तो इधर भी कम्यूट करेंगे,
सारा कुछ करा करा के हमने उनकी इक्वेशन बना ली रिलेटिविस्टिक, पर मसला जब उनको सॉल्व किया जो कि पोस्ट दिस मर्जर फिनोमेना था, तो फिर हमें फील हुआ कि नहीं भाई दैट इज़ अ प्रॉब्लम नाउ, दैट इज़ एन इशू। तो इसको अब हम आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सर, जो हाइड्रोजन एटम हम सॉल्व करते हैं उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन से एक एनर्जी का सोल्यूशन निकालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का, लेकिन एक्चुअली उसमें भी अगर डिराक इक्वेशन लगाए हैं जहाँ से भी हमें पता लगता है कि नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन भी है जो मतलब एंटी पार्टिकल भी बताएंगे। तो सर इसका क्या ये मतलब है कि हर एक एटम के अंदर जैसे सिर्फ हाइड्रोजन एटम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उसी ऑर्बिट में पॉजिट्रॉन भी होगा? नहीं, ऑर्बिट में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है। सर फिर मतलब अगर पॉजिटिव एनर्जी भी है नेगेटिव भी है और दोनों प्रेजेंट है, तो ये कैसे पता लगेगा कि एटम पार्टिकल से बनेगा या एंटी पार्टिकल से बनेगा? दोनों के स्केल का बहुत फ़र्क है। जो क्वांटम मैकेनिक्स है, वो जो पार्टिकल की आप बात कर रही हैं वो है हाइड्रोजन, वो है एक डी ब्रॉय वेवलेंथ के स्केल के ऊपर। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ है ये डी ब्रॉय वेवलेंथ की नहीं है, ये कॉम्पटन वेवलेंथ का फिनोमेना है। उस वेवलेंथ पे अगर आप जाएंगे तो आपको हमेशा पार्टिकल एंटी पार्टिकल नज़र आएंगे। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं सिर्फ इतनी बात कर सकता हूँ कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव। ऐसे मॉडल हम इलेक्ट्रॉन का लेते हैं ना, हम ऐसे ही सोचते हैं कि एटम ऐसा है नहीं है, लेकिन चूँकि हम इतने ज़्यादा ये यूनिवर्स सेंट्रिक हैं, एंथ्रोसेंट्रिक हैं कि हमें लगता है सारी चीज़ें सूरज के गिर्द, जो भी चीज़ घूमती है वो ज़मीन और सूरज की तरह ही आपस में एक दूसरे को घुमाती है। तो हम प्रोटॉन को सूरज कह देते हैं और इलेक्ट्रॉन को कोई और सैयारा कह देते हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें, ये कंटिन्यूसली एक फोटोन एक्सचेंज करता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें ऐसा बहुत कुछ छुपा हो? ऐसा नहीं, बल्कि अंदर भी बहुत कुछ छुपा हो। ये जो मैंने छोटा सा लूप बनाया मैं बड़ा करके बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ इसको। इसके अंदर मैं दुनिया जहान की हर चीज़ छुपा सकता हूँ। चले खैर, जैसा भी है। इसके अंदर भी बहुत कुछ है। कितना अंदर घुसना चाहते हैं आपकी मर्जी है इसकी, है। हाँ इसका मतलब ये है कि अगर इस स्केल पे आप खड़े हैं ना, इस स्केल पे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है दरमियान में क्या है। लेकिन अगर आप अपना स्केल छोटा करते जाते हैं तो आपको वो सारे ट्रबल्स नज़र आना शुरू होंगी जो हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स इस स्केल की है, जो अभी हम पढ़ेंगे वो पता नहीं किस स्केल की है उसकी बात बाद में करेंगे। तो इसलिए हाइड्रोजन एटम वी आर सेफ, इसेंशियली वन पार्टिकल सिस्टम है। हम अगर हमें बहुत ज़्यादा मजबूरी बनती है ना तो हम रिड्यूस्ड मैस लगा के सॉल्व कर लेते हैं, और रिड्यूस्ड मैस इज़ क्लोजर टू द लाइटर मैस इफ द अदर पार्टिकल्स इनफाइनाइटली हैवी है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत भारी, इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है, तो हम इसेंशियली वन पार्टिकल सिस्टम बना के ही सॉल्व कर लेते हैं। दो पार्टिकल भी हों तो हीलियम एटम वेरिएशनल से सॉल्व कर सकते हैं, चार भी हों तो कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली नहीं कर सकते। तो ट्रबल, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई ट्रबल इज़ नेगेटिव एनर्जी हैज़ अ प्रॉब्लम। और वैसे भी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, है ना। एनर्जी पॉजिटिव है तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छे खुश मिजाज हैं तो कोई फ़र्क नहीं है इससे। चलें, अब मैं ठीक है, कोई सवाल तो नहीं हो, क्लियर होगी बात? और किसी का कोई क्वेश्चन हो जी? मैं बात कर रहा था जी कि मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये था कि हमने ये सोचा, हम इससे बड़े इम्प्रेस थे, एक्स स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू टी स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड। हमें लगा टी के लिए जो डेरिवेटिव है उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स के लिए जो डेरिवेटिव है उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस एक्स स्क्वायर को बनाया बॉक्स, टी स्क्वायर के लिए बनाया, और एक्स स्क्वायर के लिए क्या बना दिया था। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार यकीन करें, मैं बिल्कुल इसी से बहुत ज़्यादा वो मायूब था, इम्प्रेस था कि यार इसी तरह बन सकती है, क्योंकि मुझे लगा ये रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। पर हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, वो ये है कि मैं किसी भी इक्वेशन को लिख सकता हूँ एज टी प्लस आयोटा एक्स
है ना? ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर तो मैं रियल स्पेस में बैठा हूं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है इसके कि मैं टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करूं। लेकिन मेरे पास एक चारा अभी भी मौजूद है, वो ये है कि मैं एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में तोड़ सकता हूं, और उसकी कॉस्ट मुझे, उसके लिए मैं सिंपली नहीं तोड़ सकूंगा, उसके लिए मुझे बहुत कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि रिलेटिविस्टिक इक्वेशन सिर्फ सेकंड ऑर्डर नहीं होती, ये तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा मैं जो था वो इसको देखते ही मैंने लिखा। हालांकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन पढ़ी हैं, है ना जी? ये नहीं पढ़ी आपने? एग्जैक्टली, मैक्सवेल्स इक्वेशन। दो लिखता हूं, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। यार क्या होता है इसके साथ? 1 ओवर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू नॉट होता है, कुछ होती सही, कुछ नहीं होता इसके साथ, कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर इसके साथ बहुत कुछ होता है। प्लस पता नहीं क्या होता है, बल कुछ होता सही है यहाँ, है ना? अच्छा, मैं सिर्फ आज इस बात का जवाब दे के क्लास को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। इसी ने रिलेटिविटी को जन्म दिया था। आपने यहां पर दोबारा क्रॉस लिया था, कोई ना कोई गेज चूज की थी जो आपको पसंद होती थी गेज। चलें, कोई नहीं, आपने डेल डॉट वी को 0 पुट किया था, कहा था मोनोपोल्स नहीं है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई थी जो कि रिलेटिविस्टिक इक्वेशन थी और सेकंड ऑर्डर बन गई थी। लेकिन ये बजाते खुद फर्स्ट ऑर्डर थी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है स्पीड ऑफ लाइट से जुड़ी हुई है ना, क्योंकि ये दिस इज 1 ओवर सी स्क्वेयर्ड, है ना? 1 ओवर सी स्क्वेयर्ड ही होती है ना। ओके, चले, इसका मतलब ये है कि स्पीड तो आ गई ना, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे, तो ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन थी। दूसरी मुझे पता है रिलेटिविस्टिक क्यों है, एक टाइम का डेरिवेटिव और एक स्पेस का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है हिस्टोरिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, मैक्सवेल ने बहुत पहले ये काम कर लिया था। लेकिन मैसिव पार्टिकल के लिए मैं नहीं समझ आ रही थी कि क्या करें, तो वह फिर मैं अगले लेक्चर में मैसिव पार्टिकल की रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बनाऊंगा, जो इससे ऐसे बहुत सारे मसले हल तो नहीं करेगी लेकिन प्रोबेबिलिटी की इंटरप्रिटेशन को बेहतर बना देगी। तो अच्छा, एक आखिरी बात मैं करने चाह रहा था आज के दौर में लेक्चर में। अमूमन लोग थ्योरी करने वाले लोगों से पूछते हैं इसका क्या फ़ायदा है ना? अमूमन पूछा जाता है ना। आपको पता है मैक्सवेल्स ने ये इक्वेशन ये किसी एक्सपेरिमेंट से इंप्रेस होकर नहीं लिखी थी। उसने कहा थियोरेटिकली ये अजीब सी बात लगती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्ल आए जब बी वक्त के साथ बदले, तो ऐसा होना चाहिए सिमेट्रिकली कि ई में अगर वक्त के साथ बदले तो बी में भी कर्ल आना चाहिए। अगर सोर्स ना भी हो तब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वक्त के साथ बदलें तो मैग्नेटिक फील्ड में कर्ल होगा, या कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ये प्योरली मैक्सवेल्स ने सिमेट्री की बुनियाद पर लिखी थी। तो यहां तक अभी तक हम और मैक्सवेल्स कॉमन हैं, हमने भी सिमेट्री की बुनियाद पे लिख दी है रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। लेकिन क्या लिखी है? स्क्वायर था तो दो एनर्जीज थी। पॉजिटिव एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव थी, नेगेटिव एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है। अगले लेक्चर में मैं यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज़ ध्यान में रखूंगा कि अपनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलूंगा, थोड़ा सा मैट्रिसेस का अलजेब्रा करूंगा और फिर आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन जनाब? हाथ खड़ा था आप, ठीक है भाई। चले, आजकल क्योंकि एक के बाद एक क्लास होती है, तो एक क्लास जो कल की मिस हुई है वो कब करनी है? फिर इसी वीक में कर लें। कल 9 बजे, ठीक है? कल क्लासेस हैं किस? फिर अगले वीक में कर लेंगे या रमज़ान के बाद कर लेंगे? नहीं, फ्राइडे को हम ना बिजी हैं, इस फ्राइडे को नहीं, अगले फ्राइडे को कर लेते हैं, ठीक है? अगले फ्राइडे को, वरना रमज़ान के बाद। देखें, जितनी क्लासेस करेंगे ना, कोर्स ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें, थोड़ी चीज़ से मुश्किल इम्तिहान बनता है, ज़्यादा चीज़ों से आसान इम्तिहान बनता है ना? तो बाउंड्री कंडीशंस जो है ना वो सॉल्यूशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।